हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, यानी कि आज हम लोग जो है सेकुलर और ट्रांजिस्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने जो है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन देखा था, और इसमें हमने क्या देखा था कि कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो क्या करता है, किसी बी में डीके होता है, और वो बी क्या होता है, वो खुद भी क्या होता है, आपका रेडियो एक्टिव होता है, और वो फर्दर आगे जाके क्या होता है, सी में डीके होता है। और ये प्रोसेस चलते रहती है जब तक आपका कोई एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिल जाए। और यहाँ पर हमने जो है किसी एक इंस्टेंट टी टाइम पर हमने ए के लिए नंबर ऑफ एटम उसमें कितने बचेंगे वो निकाला था, और वो कुछ हमारा n1 इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 टी निकल कर आया था। और ऐसे ही हमने बी के लिए निकाला था, और बी के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करा था। अभी हमने इसी का जो है यूज़ करना है। देखिए, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है आपका, जो यहाँ पर ये बी है, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए आप, अगर सी से आगे कोई रिएक्शन हो रही है, मैंने ए बी सी वाली रिएक्शन ही ली है यहाँ पे, तो ये जो बी है इसका जो डी के रेट होगा वो इसके फॉर्मेशन रेट के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं डी के रेट की बात करूँ टी टाइम पे, वो क्या निकल कर आने वाला है, n2 लैम्डा 2 निकल कर आएगा। ठीक है, और अगर इसके फॉर्मेशन रेट की बात हो तो फॉर्मेशन रेट क्या होगा, इस ए का डी के रेट क्या होगा, इसके फॉर्मेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, n1 लैम्डा 2। एक तो ये कंडीशन आ गई आपकी किसकी, इक्विलिब्रियम की। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो इनका रेट होता है ए और बी का। ठीक है, इनका जो पेरेंट न्यूक्लियस का अगर आप इसे निकालते हैं, अगर इनका रेट अगर आप निकालते हैं, तो ये क्या आता है, बाद में आगे जाकर ये क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। एक कांस्टेंट रेट से ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल मतलब एक बिल्कुल एक समान रेट से ये क्या होते हैं, डीके होते हैं। तो एक कंडीशन हमारी वो होती है। तो कंडीशन 1 यानी कि जहाँ पे जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो जो है रेट ऑफ डीके के बराबर हो जाए, उस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम अचीव होता है, उस इक्विलिब्रियम को हम सेकुलर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जो दूसरा केस है कि आपका वहाँ पे फिक्स्ड रेशियो आ जाता है, तो वो क्या होता है, आपका ट्रांजिस्ट इक्विलिब्रियम। फिर इनकी भी कंडीशंस होती हैं। देखिए, इनकी कंडीशंस कैसी होती है, ये जो है मेनली हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है। अगर आपका पेरेंट न्यूक्लियस की जो है हाफ लाइफ बड़ी है किससे, डॉटर न्यूक्लियस है, तभी आपका रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, वरना नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सेकुलर के केस में जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, किसकी, पेरेंट न्यूक्लियस की डॉटर न्यूक्लियस से। और जो ट्रांजिस्ट की उसमें होती है वो बड़ी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि आपका अगर सेकुलर के केस में देखूँ तो आप कह लीजिए कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसकी हाफ लाइफ कहीं 1000 ईयर्स में है। ठीक है, और जो आपका डॉटर न्यूक्लियस है उसकी कुछ डेज में है, इतने का फ़र्क है। और ट्रांजिस्ट में क्या होता है, डेज में, मतलब जैसे एक की आप मान लीजिए 1 डे है, दूसरे की आपकी 10 डे है, तो इस तरीके का यहाँ पे हाफ लाइफ में डिफरेंस होता है। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन द रेट ऑफ डीके ऑफ एनी रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट इज जस्ट इक्वल to the rate of production from the previous member, then radioactive equilibrium achieved in such case is called secular equilibrium। इस केस में क्या होगी, जब आपका रेट ऑफ डीके और रेट ऑफ प्रोडक्शन किसी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट का क्या हो, बराबर हो, उस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम अचीव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकुलर इक्विलिब्रियम। And radioactive equilibrium occurs when a fixed ratio exists between activity of the parent and daughter nucleus, then equilibrium achieved is called transist equilibrium। और अगर आपका एक्टिविटी के बेस पे देखते हैं, और एक्टिविटी के बेस में क्या होता है, आपका पेरेंट और न्यूक्लियस, पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस की जो एक्टिविटी है वो फिक्स्ड रेशियो उसका लास्ट में निकल कर आ जाता है, तो उस केस में आपको क्या मिलता है, ट्रांजिस्ट इक्विलिब्रियम यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, in case of secular equilibrium, half life of parent is much more than half life of daughter, and the transist equilibrium half life of parent is just greater than half life of daughter। यानी कि सेकुलर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है हाफ लाइफ पेरेंट की, और ट्रांजिस्ट में क्या होती है, बड़ी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। Radioactive equilibrium cannot be established when half life of parent nucleus is shorter than half life of डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम इसके लिए देखिए कैसे पढ़ते हैं, सेकुलर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकुलर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी कि आपका पेरेंट का जो हाफ लाइफ है वो डॉटर के हाफ लाइफ से बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो वो केस हमने ले लिया। फिर हमने पढ़ा था कि हाफ लाइफ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 1 over लैम्डा 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 over लैम्डा 2। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब क्या है, लैम्डा बहुत ज़्यादा बड़ा है लैम्डा 1 से। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, कुछ 1000 में से कुछ 1 2 इतना वो कर रहे हैं, तो 999 आ रहा है, लगभग हम उसे 1000 के ही बराबर ले लेते हैं।
ठीक है। अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा बड़े केस में देखते हैं, जैसे कुछ थाउजेंड्स में है, कुछ पॉइंट्स में है, इसमें अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका λ2 माइनस λ1 अगर आप निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, लगभग λ2 के बराबर आएगा। तो इस केस में हम उसे क्या लेते हैं कि वो क्या है, λ2 के बराबर है। अब हम कोई एक टी टाइम लेते हैं, वो टी टाइम कुछ इस तरीके से है कि वो τ1 से तो बहुत छोटा है, यानी कि पेरेंट जो हाफ लाइफ है पेरेंट न्यूक्लियस के उससे बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन डॉटर की हाफ लाइफ से काफ़ी ज़्यादा वो क्या है, बड़ा है। तो देखिए टी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1/λ1, क्योंकि τ1 को हम 1/λ1 लिख सकते हैं, यानी कि आपका λ1 टी क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, यानी कि अगर वो 1 से ही बहुत ज़्यादा छोटा है तो फिर वो क्या है, पॉइंट्स में है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हम उसे क्या ले लेंगे, 0 के इक्वल ले लेते हैं यहाँ पर। फिर इसमें देखिए t इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1/λ2, यानी कि आपका क्या आ गया, t λ2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो अगर ये 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं जब e⁻⁻² t कैलकुलेट करती हूँ, यानी कि 1 कुछ करती हूँ यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी आएगी। तो फिर हम इसको e⁻⁻² को भी क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इससे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम। देखिए वहाँ पे हमारा क्या आया था, n1 = n0 e⁻⁻λ1t, हमने डिस्कस करा था, इसका डेरिवेशन देखा था। यहाँ पे क्या हो गया, e⁻⁻λ1t जो है ये क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा यहाँ से, और आपको क्या मिलेगा, n1 = n0। अब ये हटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, e⁻⁻λ1t है, -λ1t है, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 क्या आती है, 1 आती है, तो इसलिए आपका क्या आ गया, n1 = n0। अब मैं n2 की वैल्यू निकालती हूँ। n2 के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, λ1 n0/λ2 माइनस λ1 e⁻⁻λ1t माइनस e⁻⁻λ2t। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये 0 आ गया। इसकी वैल्यू अभी हमने देखी थी 1 निकल कर आ जाती है। λ2 माइनस λ1 को हमने क्या लेना है, यहाँ पे λ2 लेना है, इसे λ2 लिख दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो आपका क्या आया, n2 = λ1 n1/λ2। अब इस λ2 को यहाँ भेज दीजिए, क्या आ गया, n2 λ2 = λ1 n1। ठीक है, ये कंडीशन आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम की, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई एक टाइम t लेते हैं, वो टाइम t कैसा होना चाहिए, जो t2 से बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, सॉरी τ2 से बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और τ1 से बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, यानी कि डॉटर की हाफ लाइफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और पेरेंट के हाफ लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कम होना चाहिए। उस केस में हमें कंडीशन मिलती है n2 λ2 = λ1 n1, और ये क्या होती है, आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, और इस केस में जो हमें इक्विलिब्रियम मिलता है वो क्या होता है, सेकुलर इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्ट इक्विलिब्रियम की। ट्रांजिस्ट इक्विलिब्रियम के केस में हमारा क्या था, τ1 जो है बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो τ1 इज़ ग्रेटर देन τ2। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टाइम t लेते हैं, वो t टाइम ऐसा होता है जो τ2 से काफ़ी ज़्यादा क्या है, बड़ा, यानी कि डॉटर न्यूक्लियस की जो हाफ लाइफ है उससे क्या है, बड़ा है। तो आपका क्या आया, t इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1/λ2। ठीक है, ये λ2 इधर मल्टीप्लाई में गया तो λ2 की पावर t, और ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है 1 से, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, e⁻⁻λ2t को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या आएगा, 1/e की पावर समथिंग आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा, 0 पॉइंट करके समथिंग कुछ निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, सीधे नेग्लेक्ट ही यहाँ पे कर देते हैं। तो n1 में तो कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं, n1 को वही आ जाएगी वैल्यू, तो हम यहाँ पे n2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। n2 का फॉर्मूला क्या था, λ1 n0/λ2 माइनस λ1 e⁻⁻λ1t माइनस e⁻⁻λ2t, ये हमारा था। इसे आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये नेग्लेक्ट हो गया, तो ये यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, और आपके पास क्या बचा, λ1 n0/λ2 माइनस λ1 e⁻⁻λ1t, यहाँ पर ये आ गया। अब हमने क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, n2 और n1 का। n1 की वैल्यू क्या होती है, n1 = n0 e⁻⁻λ1t, ये होती है, और n2 हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो मैंने लिख दिया ये λ1 n0 e⁻⁻λ1t अपॉन λ2 माइनस λ1, अपॉन में टोटल में क्या आ गया, n1 आ गया, n0 e⁻⁻λ1t। इससे ये कैंसिल हो गया। आपका जो लास्ट में इन दोनों का रेशियो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, λ1 अपॉन λ2 माइनस λ1, और ये क्या होता है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू देता है आगे जाके। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी पेरेंट न्यूक्लियस की हाफ लाइफ
कुछ बड़ी है किससे, डॉटर न्यूक्लियस की हाफ लाइफ से, तो उस केस में एक टाइम ऐसा आता है, मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होगा आपका, एक टाइम ऐसा कुछ टाइम ऐसा बीतेगा जहाँ के बाद आपकी टी की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि e⁻⁻² को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत छोटा हो जाएगा और उसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम के बाद आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो अचीव होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका यहाँ पे बना रखा है, देखिए यहाँ पे ग्राफ से शो कर रखा है। जैसे आपका ये नंबर ऑफ पेरेंट्स एटम है, ठीक है, पहले सबसे पहले इनिशियली में ये n0 थे, धीरे धीरे करके ये डीके होता गया, तो ये क्या होता है, कुछ जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है उसके बेसिस पे ये क्या हो गया, इस तरीके से डीके होता गया। अगर मैं डॉटर की देखूं तो पहले तो वो क्या हुआ, कुछ टाइम तक तो वो बढ़ रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले से वो क्या हो रहा है, कुछ टाइम तक बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जा रहा है जहाँ से फिर ये क्या हो जा रहा है, एक्सपोनेंशियली नीचे को घटता भी जा रहा है। और घटने के बाद एक टाइम बाद ये इस तरीके से आ जाएगा कि ये दोनों जो हैं बिल्कुल एक साथ, मतलब एक ही लय में जो है यहाँ पर ये क्या होने वाले हैं, आगे को डीके होने वाले। तो ये जो केस होगा ये क्या होगा आपका, ट्रांजिस्ट इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पर मेरी तरफ से जो न्यूक्लियर के जो टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर ख़त्म होते हैं। अब मैं जो है नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करूँगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से इसके नोट्स देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।